अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर से आप लोग होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है रिलेटेड करंट जो इंडिया में हाल हुआ था, जिसके बारे में पूरे न्यूज चैनल्स पर चल रहा है, और वो है बिहार के इलेक्शंस और उसके रिजल्ट्स। एनडीए अब गवर्नमेंट फॉर्म करेगी जिसमें लीड बीजेपी है और नीतीश कुमार वापस चांसेस है पूरे कि वो सीएम बनेगा। एनडीए 100 से ज्यादा सीट वहां पर लाई, महागठबंधन वो 100 से ज्यादा सीट लाए, लेकिन प्राइम टाइम ज्यादा कवरेज मिल रहा है एक अलग चीज को, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, जिसके प्रेसिडेंट है असदुद्दीन ओवैसी। उनके 5 सीट को लेकर ये 100 सीट को उतना कवरेज में नहीं मिल रहा है जितना ये 5 सीट को लेकर मिल रहा है। और टॉपिक ये है कि क्या वाकई असद ओवैसी और उनकी पार्टी MIM, क्या वो लोगों ने इस स्टेट में वोट कटिंग किया, और क्या वो बीजेपी के बी टीम है या हिडन एजेंट है। पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ मैं आपको आगे बताता हूं अब वीडियो में। कई सारे वेबसाइट्स ने कहा कि असद ओवैसी और उनकी पार्टी MIM सिर्फ वोट काटने जाते हैं हर स्टेट में, और वो इनडायरेक्टली बीजेपी के बी टीम है और बीजेपी को जिता देते हैं। बिहार में भी MIM के सरप्राइजिंगली 5 सीट आए हैं और बहुत एक सेटबैक हुआ दूसरे पार्टीज के लिए, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि MIM का 1 सीट इस वक्त आएगा। अब वोट कटिंग का मतलब क्या है ये बताता हूं। अब सपोज 2 पार्टी के कैंडिडेट्स है, एक को आते हैं 10,000 और दूसरे को आते हैं 8,000, और अगर उसमें एक तीसरा पार्टी का कैंडिडेट है जिसको आए हैं 5,000 वोट्स, तो लोग कहते हैं कि अगर वो तीसरा नहीं रहता तो लोग शायद वो सेकंड वाले पार्टी वाले को, जिसके पास 8,000 थे, वो 5,000 पूरे उस 8,000 वाले को जाते हैं, जिसकी वजह से सेकंड वाले को 13,000 वोट आ जाते, और जो फर्स्ट वाला है वो 10,000 से सेकंड पे आ जाता। वोट कटिंग पार्टी उस तीसरे कैंडिडेट के पार्टी को कहते हैं। लेकिन देखा गया तो जो LJP पार्टी है, जिसका अब हेड है चिराग पासवान, उसने क्लियरली कहा कि मैं जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ ठहर रहा हूं, और वो चाहता था कि वो क्लियरली हारे। JDU क्विंट में दिया गया कि 33 सीट्स पर LJP ने ज्यादा वोट्स लिए थे JDU के मार्जिन के डिफीट से, तो क्लियरली JDU के 33 सीट्स के कई सारे वोट्स काटा LJP ने। तो क्या MIM ने भी सेम यही चीज किया महागठबंधन के साथ? महागठबंधन में मेन जो 2 पार्टीज है वो है RJD और कांग्रेस, और ये कई सारे अलायंसेस ये लोग करके महागठबंधन बनाए थे वर्सेस बीजेपी और JDU के। कई लोग यही एक्यूज करते हैं कि MIM जो है वो मुस्लिम कंसर्न्स को उठाते हैं, प्रो मुस्लिम वो स्पीचेस देते हैं ताकि उनको कंप्लीट मुस्लिम वोट बैंक मिले। और उस वक्त बिहार में RJD और कांग्रेस के जितने भी मुस्लिम वोट सेक्शंस थे, मतलब कि जो मुस्लिम्स ये 2 पार्टीज को वोट करने वाले थे, उनको असद ओवैसी की पार्टी ने खींच लिया अपने तरफ करके। MIM क्या वाकई ऐसा काम किया है? MIM ने 20 जगहों से अपने कैंडिडेट्स को बिहार में ठहराया था, जिसमें से 5 सीट उन्होंने जीता, 9 सीट जीते थे महागठबंधन के लोगों ने, और 6 सीट NDA ने जीता। तो यहाँ पर प्राइम कंसर्न है वो जो 6 सीट जो NDA जो होता नीतीश कुमार की पार्टी और मोदी की पार्टी, ये 2 को मिलाकर, वो 6 सीट में क्या MIM का हाथ था? तो इसके लिए एक आसान तरीका है वोट कटिंग का सिस्टम, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली समझाया, जहां पर तीसरे कैंडिडेट के टोटल वोट्स अगर ज्यादा रहे फर्स्ट और सेकंड के डिफरेंस के बीच में, तो वोट कटर कह सकते हैं। तो क्या वाकई MIM ने उतना मार्जिन लाया था? पहला सीट जो NDA ने जीता वो है बरारी, और इसमें NDA ने जीता 10,400 वोट से। तो अगर MIM ने वोट काटा इस एरिया में, तो 10,400 से ज्यादा वोट्स उनके पास रहना चाहिए। लेकिन स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि वोट्स जो MIM को मिले वो थे सिर्फ 6,600। यहाँ इनकी पार्टी ने कोई वोट कट नहीं की स्टैट्स के हिसाब से। दूसरा जो एरिया है वो है छत्तापुर, और यहाँ पर NDA ने 20,600 वोट से मार्जिन लिया जीतने के लिए। तो 20,600 से ज्यादा अगर वोट MIM के रहे इसमें, तो MIM को ब्लेम कर सकते हैं। पर वोट्स कितना है MIM को उस एरिया में? सिर्फ 2,000 वोट आए। तो उनकी पार्टी ठहरना या नहीं ठहरना उससे कोई फर्क नहीं पड़ा एरिया में। तीसरा है नरपतगंज, और यहाँ पर NDA की विक्ट्री थी 28,600 और MIM के वोट थे सिर्फ 9,500। तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा MIM के ठहरने या नहीं ठहरने से। बाकी के 3 है प्राणपुर, जहां पर NDA की विक्ट्री थी तकरीबन 3,000 वोट से, और MIM को वोट आए सिर्फ 500। तो लिटरली नथिंग, ना वोट कटिंग कर सकते। 5वां है साहेबगंज, जहां पर NDA की विक्ट्री मार्जिन था 15,300, और अगर MIM को वोट 15,300 से ज्यादा है तो कह सकते हैं कि MIM पार्टी ने और असद ओवैसी ने वोट कटिंग किया था उस एरिया में। पर MIM को आए कितने? सिर्फ 4,055 वोट्स। एक जगह है जहां पर MIM के वोट्स मार्जिन से बढ़कर था, और वो है रानीगंज, जहां पर NDA का विक्ट्री मार्जिन था 2,300 और MIM को वोट मिले 2,400। तो इस एरिया को कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर वोट कटने की वजह से NDA का सीट आया। पर NDA ने वो एक ही सीट नहीं जीता,
कई सारे सीट्स उन्होंने मार्जिन से लिया महागठबंधन के खिलाफ। तो क्या एरिया जहां पर अगर एमआईएम हट जाता, क्या यहां पर एनडीए हारती और महागठबंधन जीतता? वो एक ही केस में हो सकता कि जितने वोट्स एमआईएम को आए थे 2400, अगर वो 100% पूरी तरह महागठबंधन को देते उस वक्त, तो चांसेस थे एनडीए को उस एरिया में हारने। पर आपको जैसे पता है 100% तो नहीं आते, वो भी बढ़ के और 4 पार्टीज में चल जाते थे उस वक्त। एक और एरिया है जो दिया गया muslimmirror.com पर, और उसमें कहा गया कि कांग्रेस का ताहिर आलम ये एक बहुत प्रॉमिसिंग लीडर था और चांसेस पूरे थे इसके जीतने के, और आलम ने हारा बीजेपी के खिलाफ 3000 वोट से। क्या इसमें भी एमआईएम का हाथ था? क्योंकि एमआईएम ने भी कॉन्टेस्ट किया था उस एरिया से। देखा गया तो स्टैटिस्टिक में लोग यूजुअली बीच के लोगों को नहीं देखते हैं जो वोट्स काटते हैं, वो डायरेक्टली फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और जहां इमाम है उसको ढूंढकर बस उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इस अगर आप एरिया के वोट्स देखेंगे तो एक और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी जिसका नाम है इशरत परवीन, वो तकरीबन 20,000 वोट वो लेकर गई। तो आप देखेंगे आलम जो है वो सिर्फ 3,000 वोट से हारा। अगर वो इशरत परवीन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी वो नहीं ठहरती तो 20,000 में से एक 5,000 भी अगर आ जाते थे उस वक्त कांग्रेस को, तो वो एरिया भी कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन यहां पर भी एमआईएम को गाली दिया जा रहा है। और एमआईएम के कैंडिडेट को कितने मिले इस एरिया में वोट्स? सिर्फ 500। तो उनका रहना नहीं रहना इस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आर्टिकल्स में यह भी दिया जा रहा है कि एमआईएम के उस एरियाज में स्टेप इन करने से जितने हिंदू लोग हैं वो और शिद्दत में आकर सिर्फ बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, या बीजेपी के साथ जो अलायंस में वोट है। और कांग्रेस यही बोलकर ब्लेम कर रही है हर जगह कि जहां पर भी एमआईएम की पार्टी अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करती है उस पूरे एरिया का माहौल पोलराइज हो जाता। पोलराइज मतलब हिंदू सिर्फ हिंदू कैंडिडेट या पार्टी को सपोर्ट करेगा, मुस्लिम से मुस्लिम को, क्रिश्चियन, सिख वो अपने हिसाब से पार्टी चुन लेंगे। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स देखने से आपको इस चीज का अंदाजा लगता है कि एमआईएम के कैंडिडेट जहां पर ठहर रहे हैं उनको वोट या तो हासिल हो रहे हैं क्योंकि वो एरिया के पुराने जो पार्टी वाले थे वो कभी डेवलपमेंट ला नहीं सके वहां पर, और वो फॉर अ चेंज एमआईएम को भी असद ओवैसी एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो लोग वोट देकर देना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो 5 सीट है इसकी गारंटी नहीं है कि अगले बिहार के इलेक्शंस में क्या वाकई 5 रिटेन करेंगे या उससे बढ़ाएंगे, या ये 5 के 5 भी लूज कर सकते हैं अगर ये लोग अपना डेवलपमेंट नहीं बता सकते इस दौर में। और लोग कंटिन्यूसली आज भी ब्लेम करते हैं कि ये लोग बी टीम है, ये लोग एजेंट है, पोलराइजेशन कर रहे हैं। तो असद ओवैसी ने रिसेंटली इंटरव्यू में यही कहा कि लोग बोलने का बोलते हैं और मैं जहां से ठहरता हूं वहां पर कांग्रेस आकर वोट काट रही है। कुछ लोग इनमें जैसे कि अभी रिसेंटली मशहूर पोएट मुनव्वर राना, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी के बी टीम है, ये है वो है। ये वही लोग हैं जो स्टैट्स नहीं देखते हैं बल्कि बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को पढ़ लेते हैं और अपना ट्वीट कर देते हैं ये लोग। तो स्टैट्स देखना चाहिए इस चीज़ में। ये एक एडवाइस है लोगों के लिए भी कि जहां पर स्टैट्स आप रीड करेंगे अगर वाकई ऐसा दिख रहा है तो उस चीज़ को पब्लिश करिए कि वोट कैसा कट रहा है। लोग बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड के हिसाब से और अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से खेलते हैं। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप समझेंगे ब्लाइंडली क्या सपोर्ट कर रहा हूँ। स्टैट्स दिया गया और ये ऑलरेडी वेबसाइट्स पर इसका आर्टिकल दिया गया तो उसके रेफरेंस में दे रहा हूँ। अब लोग यही तमाशा कर रहे हैं कि नेक्स्ट अब वेस्ट बंगाल में भी एमआईएम पार्टी वोट काटने जाएंगी, वहां पर ये वोट काटने जाएंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर पार्टी ठहर सकती है हर जगह से, आप एज एन इंडिपेंडेंट भी ठहर सकते हैं। पर जहां पर मार्जिन से ज्यादा अगर आप वोट ला रहे और उसमें एक पार्टी जो आप पसंद नहीं करते वही लीड पे आ रही, तो वो वोट लाने वाला कैंडिडेट को ब्लेम करना चाहिए। और इनमें 5 सीट जो जीता गया वहां के पुराने कैंडिडेट्स के फेलियर की वजह से एमआईएम को आया, और जो सीट्स एनडीए ने जीता जहां से एमआईएम ठहराए थे अपने कैंडिडेट्स को, वहां पर तो एमआईएम का कोई माने भी नहीं रखता जो वोट काउंट आया था। फिर भी आपको अपना ओपिनियन है, आपका अपना राइट है, लेकिन जब भी ओपिनियन फॉर्म करते हैं, बेस करते हैं, तो कभी भी स्टैट्स देखकर उस चीज को आप कंफर्म करना चाहिए। लोग क्या है आजकल स्टैट्स देखते भी नहीं। अगर आप उनको पूछेंगे कितना मार्जिन था, कैसा वोट कट हुआ, तो बोलेंगे नहीं बस कट हुआ क्योंकि मेरे को भी फॉरवर्ड आया था, और लोग कहते हैं इस चीज को। तो अपनी तरफ से भी थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इस चीज के बारे में पढ़ना चाहिए अपने लोगों को। लोग क्या है पढ़ते नहीं, रिसर्च नहीं करते चीजों के बारे में, जो फॉरवर्ड है उसी को एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड कर देते हैं बिना इन्वेस्टिगेट करे। तो आप देखेंगे कांग्रेस सबसे ज्यादा पुकार रहा है इस वक्त कि असद ओवैसी की वजह से हम बिहार में फॉर्म नहीं कर सके। वैसे भी लास्ट टाइम बिहार का जब इलेक्शन हुआ था, जब एमआईएम के कैंडिडेट्स 0 रिजल्ट आया था, एक भी सीट नहीं जीते थे, तो भी कांग्रेस उस वक्त हारी, तो भी उस वक्त नीतीश कुमार और मोदी की गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म करी। तो ये एक छोटा एग्जांपल है कि वहां के अपने फेलियर्स को कुछ पार्टीज एक फॉल गाय को ढूंढते हैं। फॉल गाय मतलब होता है कि अपने पार्टी के नाकामियों को किसी दूसरे पार्टी वाले पे ब्लेम करके बच जाना। तो यहाँ पर भी उसी तरह से टैक्टिक खेला जा रहा है। आर्टिकल्स में भी ये इस चीज के बारे में दिया गया। तो आपको क्या ओपिनियन है आपका इस चीज के बारे में, आप भी कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब।
कमेंट कीजिए आप भी अपना ओपिनियन, और जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।